दर्शकवृन्द, हामी एभिन्यूज टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा छौं र यो विशेष प्रस्तुतिमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका लागि भारतका राजदूत श्री रञ्जित रेजी। भर्खरै अहिले आएको नेपालमा आएको शक्तिशाली भूकम्पपछि नेपालमा राहत कार्यमा भारतले ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। यो सहयोगको बयान पनि भइरहेको छ र यो सहयोगको आलोचना पनि भइरहेको छ र यस सम्बन्धी के कस्ता सहयोग चलेका छन्, यसका आलोचनाका पछाडिका कारण के रहे र यसलाई कसरी जवाफ दिन चाहन्छ भारत। एक्सलेन्सी रे, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद एभिन्यूज टेलिभिजन। Sir, we'd like to extend our thanks to Government of India and you as well to conduct such a huge operation, relief operation in abroad. So what is the size of this operation? See, our two countries have such a close relationship. हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत नेपाल संबंध इतने प्राचीन हैं, इतने प्रगाढ़ हैं, तो हमारे संबंध ऐसे हैं कि सुख दुख में हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। और जब यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ये फैसला किया कि जो भी भारत से बन पाएगा और जो भी नेपाल की ज़रूरत है हम लोग उसे पूरे करने की कोशिश करेंगे। So we have launched a very massive effort, whether it is in search and rescue, whether it is in providing relief, and I would also like to tell your viewers कि अभी जो rehabilitation का phase आएगा, recovery का phase आएगा, वो तो बहुत लॉन्ग टर्म फेज आएगा, उसमें भी भारत नेपाल की पूरी सहायता करेगा। How come it is possible to start this sort of huge operation within this sort of span? See, immediately when the earthquake happened, our Prime Minister was going in his car and he felt the earthquake and he asked where is the epicenter. And when he found it was in Nepal, immediately our emergency cabinet meeting was called. We established high-level contact with Nepali political leaders, the president. The Prime Minister was in Bangkok at that time and it was decided that we have to launch a very strong and robust support for Nepal. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो support है, नेपाल सरकार, नेपाल सेना, जो नेपाल का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है डिज़ास्टर से कोप करने के लिए, उसके अंतर्गत है। तो जो भी हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो नेपाली सरकार और नेपाली सेना के डायरेक्शन में और उनके सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है और बहुत बड़ा एफर्ट है और मुझे ये खुशी भी है कहते हुए कि 6-7 घंटे के अंदर हमारी पहली टीम्स यहाँ आना शुरू हुई। और देखिए, जब इस तरह की आपदा आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को बचाना, जो ख़ास तौर जो रबल में दब गए हैं, मलबे में दब गए हैं, जीवित हैं। तो फोकस उस टाइम 5-6-7 दिन इस पे था कि अगर जीवित लोग हैं उनको किस तरह निकाला जाए। तो हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यहाँ आई, 8-9 दिन तक उन्होंने काम किया और 11 जीवित लोगों को उन्होंने मलबे से निकाला। तो ये देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द इनिशियल फेज़। साथ साथ जो रिलीफ का कार्य है वो अब तेज़ी से बढ़ रहा है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को 5000 टन से अधिक रिलीफ मटेरियल आया है। पूरे भारतवर्ष में एक आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट एंड सिंपैथी है नेपाल के लिए। तो न केवल भारत सरकार, जितने भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ से रिलीफ आ रहा है और इतने NGOs हैं, इतने लोग हैं, वो सब दिल खोल कर सपोर्ट देना चाह रहे हैं। तो 5000 टन से ज़्यादा रिलीफ मटेरियल, चाहे टेंट हैं, चाहे तिरपाल हैं, चाहे ड्राई राशंस हैं, इस तरह का रिलीफ मटेरियल आया है जिसका अब नेपाल सरकार द्वारा वितरण हो रहा है। Well, Excellency, can you elaborate on these technical details? How many troops, how many choppers, how many supports are there from India, extended by India to Nepal? We had 16 teams of 45 persons each under our National Disaster Response Force. Their work is now over and these teams are going back. Separately, we have now 2 engineering battalions from the Indian Army and they are involved with the removal of rubble. जब सर्च एंड रेस्क्यू का फेज ख़त्म हो जाता है, जब ये संभावना समाप्त हो जाती है कि जीवित कोई व्यक्ति मिलेगा,
उसके बाद हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आता है, उससे रबल को हटाया जाता है और ये भी बहुत एक केयरफुली ये काम करना पड़ता है। तो 2 टीम्स हमारी इंजीनियरिंग टीम्स इसमें हैं। इसी तरह हमारे मिलिट्री फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, 2 पूरे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, 18 मेडिकल टीम्स हैं जो काठमांडू में और अन्य जगह गोरखा डिस्ट्रिक्ट जहां एपी सेंटर है बारपाक गांव में भी कार्यरत हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, 13 हेलीकॉप्टर्स हमारे मी-17s हैं और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये लगे हुए हैं जो दूर दराज के इलाके हैं इनको सर्विस करने के लिए। तो किस तरह यहाँ से लेकर रिलीफ पहुँचाया जाए, किस तरह जो लोग इंजर्ड हैं दूर दराज के इलाकों में उनको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल्स में ले जाया जाए, किस तरह जो लोग फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, चाहे नेपाली हैं, चाहे भारतीय हैं, चाहे विदेशी हैं, उनको कैसे निकाला जाए। तो इस तरह का काम जो है ये हेलीकॉप्टर से हो रहा है और ये पूरा जो नेपाली आर्मी के कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो रोज़ कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, उसमें प्लान बनाया जाता है कि आज इस जगह जाना है या उस जगह जाना है, इस टीम को इंडक्ट करना है। विदेशी कई टीम्स आई हुई हैं, उनको दूर दराज के इलाकों में ले जाना, तो कैसे ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर में, और वापस और सामग्री ले जानी है, राहत की सामग्री, और वहाँ से इंजर्ड लोगों को लाएं। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और जो मैंने जैसे पहले कहा, ये पूरा काम जो है नेपाली सरकार और नेपाली सेना के नेतृत्व में किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इतने सारे इंटरनेशनल टीम्स हैं, इनको सबको कोऑर्डिनेट करके ये काम हो रहा है। Yes, definitely. But sir, there are so many criticism related with this Indian supports also. You are also aware of that. So I do have a very negative question straight on you. That initially it is said that Indian rescue team has occupied our airport initially. Is that true? Not at all. And I reject that completely. There is no question of the airport being occupied by any team. The airport is under your civilian authorities, and now the ATC is controlled by your civilian and military authorities. We are working very closely with them, and the effort is to maximize the capacity of the airport to ensure that the civilian commercial flights, the special military flights and the special commercial flights are accommodated within the constraints. And initially I would agree that there was some congestion at the airport. You see, आप ऐसा समझ रहे हैं कि इतना बड़ा भूकंप आया और सब चीज़ नॉर्मल होगी, ऐसे तो होता नहीं है। Nobody expects this kind of calamity. तो 1-2 दिन लगते हैं उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज होने के लिए, थोड़ा इंस्टीट्यूशंस को ठीक से काम करने के लिए। तो इनिशियली इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई मस्ट से दैट विथ फुल कोऑपरेशन ऑफ एवरीबडी, everything is functioning well, and I must say the airport is also functioning extremely well. I don't think anybody should have any complaints, and I want to congratulate the Nepalese authorities and the Nepalese army for doing such a good job. Again, there is a criticism related with the partiality of the rescue conducted by the Indian teams. They rescued Indians, that is what, they left the Nepalese. That is completely wrong. If you look at the figures, maximum number of people rescued were the Nepalese. Obviously, as the government of India, it is also my responsibility to rescue Indians in distress and rescue foreigners in distress. But to say that the focus was on rescuing foreigners and Indians and neglecting the Nepalese is completely wrong. If you look at the figures of people rescued by military helicopters, it will be very clear to you that the overwhelming majority of people rescued were Nepalese nationals, injured Nepalese and foreign citizens, Indian citizens that were stranded in far-flung areas. One more criticism related with the rescue team, that they forget that they are in a different nations. They behave like that they are within the India. ये देखिए, ये मैं पहली दफ़े आपसे सुन रहा हूँ। इतने अनेकों लोगों से मेरी बात हुई है, आपके सरकार में, जनता से, मैं बारपाक भी गया, सब लोगों ने भरपूर धन्यवाद दिया है भारतीय सेना को, भारतीय हेलीकॉप्टर्स को, कि देखिए आप अगर नहीं आते समय पर तो कई जानें और जाती। तो जो सपोर्ट भारत की तरफ से हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से हुआ है, अगर आप कल्पना कीजिए अगर वो सपोर्ट नहीं होता क्या इम्प्लीकेशन होता।
तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इतनी नेशनल ट्रेजेडी के समय पर इस तरह की पॉलिटिक्स खेलना किसी को शोभा नहीं देता। So one more negative question is that Indian operations, besides Indian rescue teams, have also started spying against the neighboring nations. That is one more blame from different. See, this again, I am very disappointed that this sort of issue is being raised in Nepal. This is a time of tragedy. This is a time of helping the people. This is not a time to play politics and play games. And we have rescue teams from many countries. India is not alone. There are 34 countries from where there are teams. So are they spying on each other? This is complete rubbish, and I reject this kind of accusation and allegation, and I reject those that are making these allegations. You were here with, when there were earthquake. You were directly participate in this relief rescue operations. So what is your experience, sir? My experience wherever I have gone, and I have gone to many places. See, our teams were first deployed in the Kathmandu Valley, in Bhaktapur, in Patan, and in the Swayambhu area. I have gone to our teams, I have participated in the distribution of food, in the langar operations, I have spoken to the common people, I have spoken to the honorable members of parliament of those areas. Everybody is very grateful, very thankful. I have not heard any of the negative comments that you seem to have heard. I have not heard from the public, and my overall experience is that people are very happy that the international community, and especially India, has come to the help and support of Nepal in this time, in this terrible time of tragedy. And I think we are working in a spirit of great solidarity and friendship. In the spirit of our Prime Minister's visit to Nepal in August and November last year, I think we are opening a new chapter in the relationship between our two countries, and I think the people of the two countries are solidly together in this effort. Since after earthquake, since we are in a panic, there is a lack of coordination between the embassy to the government, embassy to the rescue team. So there are so many lack of coordination. Don't you agree on that? Yes. देखिए, कभी भी इस तरह की आपदा होती है तो थोड़ा समय लगता है थिंग्स को सेटल होने में, और मैं ये मानता हूँ कि कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो सकता था, पर ये कहना कि ये कोऑर्डिनेशन अब बिल्कुल ही ख़राब है, ये मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, पर एक दफ़े जब एक तालमेल अच्छा बन जाता है तो पूरा रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और आज की तारीख में आप देखिए, इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स कैरिंग रिलीफ आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो ये कैसे संभव था? ये ट्रक्स अब बॉर्डर पे आते हैं, वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आप गोरखा जाइए, आप सिंधुपाल चौक जाइए, आप धादिंग जाइए, आप रसुआ जाइए, आप नुवाकोट जाइए, सीधे वहाँ पहुँचते हैं सीडीओ के पास, और वहाँ से फिर रिलीफ सप्लाईज होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी सब्सटेंशियली, और जहाँ कहीं अगर अभी खामियाँ होंगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये खामियाँ भी दूर हों। So there is a lack of coordination between embassy and Nepalese media during these operations. The embassy is also not able to convince Nepalese media and flow the message related as you have explained. I don't think I agree with you. I think one or two television channels have been publicizing these negative messages. I think the overall message is very positive. If you look at the media, the newspapers, I think people really appreciate the support and solidarity shown by India. Maybe there are some motivated reasons as to why some negative things are being projected, and this happens in any democracy. After all, there are multiple views, multiple interests, multiple vested interests also. So this happens, we take it in our stride, but हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, नेपाल के जनता और सरकार के सहयोग जो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है जनता में, क्योंकि हम मिलते हैं सबसे। और अगर मीडिया में कहीं इस तरह की गलत फहमियाँ हैं तो हम प्रयास करेंगे कि वो भी दूर करें। Right now, when the government of Nepal has asked all supporting nation to stop their rescue team and get back from this rescue, so what happened with the Indian rescue teams, Indian mission plan?
देखिए इस रिपोर्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है और इंटरनेशनली भी मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्यों हुआ है। सर्च एंड रेस्क्यू का काम है जीवित लोगों को मलबे से निकालना। अर्थक्वेक के 8 या 9 दिन के बाद ये संभावना तकरीबन समाप्त हो जाती है। एक मिलियंस में एक आध केस हो सकता है जो जीवित हो, नहीं तो 8-9 दिन के बाद ये संभावना समाप्त हो जाती। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का काम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो सर्च एंड रेस्क्यू का टीम का काम जब समाप्त हो जाता है तो नेचुरली सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज। इसीलिए नेपाल सरकार ने कहा कि अब सर्च एंड रेस्क्यू समाप्त हो गया है, 34 देशों की टीम जिसमें भारत की भी टीम है वो वापस जाएं। तो अब ये कार्य शुरू हो गया है। हमारी टीम अब डीन डक करना शुरू कर दिया है। 200 मेंबर्स ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, बाकी अब जा रहे हैं। तो ये तो नेचुरल है। इसको इस तरह से ये मीडिया उछाल रही है कि नेपाल नाखुश है कि विदेश से जो टीम्स आई हैं उनके काम से नाखुश है, तो बिल्कुल सरासर गलत है ये। उन टीम्स का काम समाप्त हो चुका है तो उनकी अब ज़रूरत नहीं है। अब फोकस है मलबा हटाने का। इंजीनियरिंग टीम्स की ज़रूरत है, वो हैवी इक्विपमेंट लाके मलबा हटाएंगे क्योंकि अब जीवित व्यक्ति मलबे में से नहीं निकलेगा। ये काम जो है ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का काम नहीं है, इसके लिए दूसरी एक्सपर्टीज चाहिए। So are they ready? They will join? We have inducted another engineering team now which is working in Bhaktapur. It has been deployed. आप मुझे पता नहीं आप गए हैं कि नहीं भक्तपुर। मैं गया था वहाँ, गलियों में गया, किस तरह का वहाँ डैमेज है, किस तरह बिल्डिंग्स वहाँ डैमेज हैं। बहुत केयरफुली अब ये इंजीनियरिंग टीम्स को मलबा हटाने का काम करना होगा ताकि और बिल्डिंग्स भी ना कोलैप्स कर जाएं। सब सटी हुई बिल्डिंग्स हैं। बड़ा मुश्किल काम है और इस पे अब फोकस है। और मुझे आपके लोगों को, व्यूअर्स को ये बताते हुए भी खुशी है कि एक और हमारी इंजीनियरिंग टीम अब आई है जो कि भक्तपुर में जिसको डिप्लॉय किया गया है। Now I would like to draw your attention regarding Indian media coverage. It is extremely criticized in Nepal as how they portray the pictures. So what's your opinion on this? No, I agree. You see, I think media has to be sensitive to the situation. After all, such a great tragedy has happened. You have to be, people have suffered so much loss. So you have to respect and be sensitive to the people. And the kind of questions you ask must be sensitive. You cannot ask, this is not some reality show. This is reality. People have suffered. So I think media has to be sensitive. And that is my message to Nepali media, to Indian media. Please be sensitive and understand that the people have suffered so much. Well, Indian media itself damaged the Indian good cause relief progress. See, I don't think so. If you look at the social media, yes, there is a lot of criticism of Indian media, but there is a lot of praise for the relief work that the government of India is doing. So sometimes this happens, but I think the people of Nepal know how the people of India are supporting them, and that is what is most important. India being a largest developing partner for Nepal from since last a very long year. Now after this earthquake, we have to enter into the rehabilitation program where we need a lot of support from India. So what are the plans for this long run rehabilitation programs? India will extend all necessary support for the rehabilitation and recovery of the Nepalese economy within the capabilities and capacities of the government of India. I want to assure your viewers and the people of Nepal and the government of Nepal that India will stand shoulder to shoulder with Nepal. Ours is not a relationship of transactions. It is not a transactional, it is an ancient relationship for thousands of years, and we will make this relationship more strong. So is it evaluated that what will be the next requirement for this rehabilitation in Nepal? I have had discussions with senior officials including the deputy chairman of the planning commission. और देखिए अब सबसे बड़ी समस्या जो है, जो मकान हैं, कुछ लोगों के मकान गिर गए हैं, उनको शेल्टर चाहिए। कुछ लोगों के मकानों में क्रैक्स आ गए, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई हम इसमें रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, किस तरह की मरम्मत करनी है। तो माइक्रो लेवल पे एक ही असेसमेंट करना होगा। और मीनवाइल लोगों को अभी टेंट में तो कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, पर अब मानसून आने का समय हो गया है, तो टेम्पररी शेल्टर्स बनाने होंगे। पहली समस्या। दूसरी समस्या, अब
एग्रीकल्चर सीजन है, बारिश के पहले आपको अपनी नई धान की खेती बोनी है, राइस प्लांटेशन करना है, उसके लिए सीड्स चाहिए, एनिमल्स की क्या पोजीशन, सो एग्रीकल्चर इज अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया। थर्ड थिंग इज, इतना ये बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, पूरा हिमालय और पूरा पहाड़ हिल गया है, तो बारिश का मौसम जब आएगा तो लैंडस्लाइड्स होने की बहुत संभावना है, उसमें भी लोगों की जानें जा सकती हैं और टेम्पररी डैम्स बन सकते हैं, जैसे सिंधुपाल चौक में हुआ था कुछ महीने पहले। तो एक बहुत ज़रूरी है जिसको हम लोग अंग्रेजी में हैज़र्ड मैपिंग कहते हैं, कि जो 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है अर्थक्वेक का, वहाँ पे हैज़ार्ड मैपिंग करनी पड़ेगी कि कौन से एरियाज़ वल्नरेबल हैं जहाँ लैंडस्लाइड आ सकती है। तो किस तरह इस तरह का ये काम हो सकता है ताकि लोगों को पता हो कि देखिए इस एरिया में खतरा है और उस एरिया में लोग इतना फोकस ना करें कि वहाँ लैंडस्लाइड, बारिश जब आएगी तो लैंडस्लाइड। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली इन 3-4 एरियाज़ में फोकस करना है, और हमारे हिज एक्सेलेंसी वाइस चेयरमैन ऑफ द नेपाल प्लानिंग कमीशन के साथ भी बातचीत हुई है कि इसमें हम लोग किस तरह से नेपाल सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो लॉन्गर टर्म में हेरिटेज साइट्स को रिस्टोर करना है होगा नेपाल को, टूरिज़्म को नेपाल को रिस्टोर करना होगा, और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जहां पे भी नेपाल सरकार हमसे सपोर्ट और सहयोग मांगेगी हम वो देंगे। Sir, how hopeful you are to conduct such an huge operation, such a long-term operation with the coordination with the government bodies and other peoples, and without being criticized as well? I am very optimistic. My philosophy and the philosophy of the government of India is to do the job. And if we are able to do a good job, people will know what we have done or not done. There will always be critics. There will always be possibility of doing things better. That will be our effort. But the focus will be on delivery, on trying to do the job. And I think people will appreciate if the job is well done. So we are at the end of this program. So would you like to say something for the audience? For your audience, I would like to convey the strong solidarity of the government and the people of India for the government and people of Nepal in the wake of this terrible tragedy. हमारी पूरी संवेदना सॉलिडारिटी नेपाल के साथ है, और जो भी बन पाएगा भारत से वो करेगा। Thank you, Excellency. Thank you so much. Thank you. दर्शकबिन, यो थियो नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेसँग गरेको कुराकानी। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन।